एक थोड़ा सा रिकैप मार देते हैं बस, रेशियो वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं हम लोग। और रेशियो वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि अलग टोटल आपको कितने टाइप के रेशियो पढ़ने हैं बेटा, 4 टाइप के, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक, और फिर इसमें सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था बेटा लिक्विड रेशियो। और लिक्विड रेशियो में, एक मिनट महाराज, जब लिक्विड रेशियो में स्टार्ट किया था तो वहां पे 2 रेशियो हमको पढ़ने हैं, एक तो करंट रेशियो हो गया और दूसरा लिक्विड रेशियो। ठीक, और करंट रेशियो का हमने फॉर्मूला ये देखा था कि करंट इज रेशियो इज इक्वल टू हो जाता है करंट असेट्स को आपको डिवाइड कर देना है करंट लायबिलिटीज से, और करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज जानना ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक, एक नॉर्मल तौर पे ऐसे समझिएगा कि आपका बैलेंस शीट है, आपका लायबिलिटी साइड, आपका असेट साइड। असेट साइड 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होता है, एक फिक्स्ड असेट्स के तौर पे और फिर दूसरा आपका हो जाता है करंट असेट्स हो जाता है। तो हम कैसे पहचानते कि करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? लैंड, बिल्डिंग, ये जो फिक्स चीजें होती हैं, है ना, फर्नीचर हो गया, इन सबों को फिक्स्ड असेट्स में रखते हैं और उसके बाद जो भी चीजें बचती हैं वो करंट असेट्स में आ जाता है। तो इस तरीके से हम करंट असेट्स पहचान लेंगे कि आपका क्या क्या है। जैसे करंट असेट्स में यहाँ पे एक बार देख लीजिए, करंट असेट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ये रहा आपके करंट असेट्स के एग्जांपल। करंट इन्वेंट्री मतलब स्टॉक की बात कर रहा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, डेटर्स अगर दिए हुए हैं, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश और कैश जैसी कोई चीज है, और शॉर्ट टर्म लोन है और एडवांसेस है और दूसरी कुछ चीजें अगर है, तो ये सब किस में चला जाता है? शॉर्ट टर्म असेट्स में हो जाता है। फिर नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज हैं आपके। करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज भी उसी तरह से होती है, एक फिक्स लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटीज हो जाती है। करंट लायबिलिटीज में आपको क्या याद रखना बेटा? जैसे शॉर्ट टर्म बारोइंग हो गया आपका, ट्रेड पेबल हो गया यानी क्रेडिटर्स अगर आ गए और बिल्स पेबल अगर आ गए, और किसी तरीके के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, तो वो आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाता है। ठीक है, अब इस पे डायरेक्ट हम लोग क्या लगाते हैं? क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन सामने दिखाता हूं मैं। देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है आपके साथ। ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। अब करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन, इनको यूज करते हुए आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसे मैं क्या करता हूं, शॉर्ट कर लेता हूं। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। शायद नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा होगा बेटा सामने। अमन, क्या तुमको भी नहीं क्लियर दिख रहा है? अरे अमन भाग गया है, केवल तुम ही हो। सर आप दिख रहा है सर, हॉटस्पॉट ऑन किए हैं सर, सही है। हाँ तो वही थोड़ा सा यही सब देखना रहता है कि नेटवर्क सही हो। क्या कह रही बेटा?
क्लियर हो गया है, दिख क्लियर हो गया ना? हाँ चलो ठीक। यस। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, साइड में ही ओपन करके रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, ठीक। ये मैं अपनी यहाँ नीचे कर दे रहा हूँ। साइड में देखो क्वेश्चन है, तुम अपने स्क्रीन पे उसे जूम भी कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर। अब देखो सबसे पहली चीज तुमको क्या निकालना है बेटा, तुमको निकालना है करंट रेशियो। एक मिनट, इसे भी शॉर्ट में कर दूं। अब तुमको निकालना है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, करंट रेशियो का फॉर्मूला आपका है करंट असेट्स, फॉर्मूला हर बार लिखना है कि आपको याद रहे, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, करंट लायबिलिटीज। ये है आपका फॉर्मूला, तो ठीक। तो यानी कि अभी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अब करंट असेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये करंट असेट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है, करंट असेट्स आपके कौन कौन से होंगे। अब ये बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारा करंट असेट्स हो सकता है क्या बेटा। करंट असेट्स में वही चीजें शामिल होती हैं जो एक साल के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती हैं, जो फिक्स नेचर की होती हैं उन चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म असेट्स हो गया, ये करंट असेट्स में शामिल होगा क्या, इन्वॉल्व होगा, नहीं इंक्लूड होगा, नहीं होगा, ठीक है, हमने उसे छोड़ दिया। फिर देखो इन्वेंट्री आ गया, इन्वेंट्री क्या होता है बेटा, ये करंट असेट्स होता है, ठीक है। तो अब इन्वेंट्री को हम शामिल इंक्लूड कर लेते हैं, ये कितना है आपका बेटा, 70,000, 70,000 प्लस कर दिए। अब उसके बाद देखो ट्रेड रिसीवेबल, अभी हमने एग्जांपल पीछे पढ़ा था कि ट्रेड रिसीवेबल यानी इसमें डेटर्स भी आ जाते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने का है बेटा आपका, 90,000 का, हम उसे भी लिख देंगे 90,000, ये आपका 90,000 हो गया। फिर प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था करंट असेट्स का, करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ये भी असेट्स है, इसको भी इंक्लूड कर लीजिए, कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 35,000, 35,000 ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है आपका, ट्रेड पेबल, पेबल देखो जहां पे भी आपको कुछ पेमेंट जैसा सेंस आता है वो लाइबिलिटीज हो जाती है, तो ये तो ट्रेड पेबल हो गया, ये तो आपका करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे ही लॉन्ग टर्म लिख गया है बेटा, लॉन्ग टर्म कभी भी शामिल नहीं किया जाता है करंट असेट्स को में, तो लॉन्ग टर्म भी नहीं इंक्लूड होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी लाइबिलिटी में हो गया, बोरोइंग मतलब आपने किसी से लोन लिया है, उधार लिया है, ये भी लाइबिलिटी का ही सेंस कर रहा है। फिर आपका क्या हो जा रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी तो समझाते हैं प्रोविजन ऑफ टैक्स, देख लेते कि असेट्स कहीं भी बचा है कि नहीं, और 35,000 का वो हो गया है। और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा असेट्स होगा कि लाइबिलिटी, सोच के बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जो पे करना बाकी है, तो लाइबिलिटी का सेंस आ रहा है, तो ये भी क्या है, लाइबिलिटी है। और लास्ट में लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी ये भी ये असेट्स में आ जाएगा, कैश हमारा असेट्स हो जाता है और करंट असेट्स में शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, तो ये हम 5,000 लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा टोटल कितना हो गया, इन्हें हम अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ये टोटल 2 लाख हो जाएंगे बेटा, आप टोटल 2 लाख हो गया। तो भाई तुम्हारा करंट असेट्स तो पता चल गया, मगर अभी करंट लाइबिलिटीज भी चाहिए, तो करंट लाइबिलिटीज लेते हैं। अब हर वो चीज जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, लाइबिलिटीज का कहाँ था हमारा, आइए देखते हैं। ये तो लॉन्ग टर्म, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, देखो कौन कौन सा हो जाएगा, ट्रेड पेबल, देखो ये रहा है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, इसे हम इंक्लूड करेंगे। अमाउंट कितना बेटा ट्रेड पेबल का,
46,000। 46,000 ये हो गया। फिर प्लस आप देखो उसके बाद लायबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म बारोइंग। लॉन्ग टर्म बारोइंग लायबिलिटी है, मगर क्या इसे इंक्लूड करेंगे हम लोग यहाँ पे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म चाहिए, और ये क्या है, लॉन्ग टर्म। हाँ, जहां कहीं भी बेटा ये लॉन्ग, ये करंट वर्ड लिखा होता है ना, करंट वर्ड, चाहे करंट असेट्स हो चाहे करंट लायबिलिटीज हो, है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है करंट, करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज, ये हमेशा शॉर्ट टर्म को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म को। ऐसी चीजें जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड। तो ये बताओ, ये तो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखो आगे दे रहा है शॉर्ट टर्म बारोइंग, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गया, इसे इंक्लूड किया जाएगा? तो ये शॉर्ट टर्म तो इसको इंक्लूड करेंगे ना? बिल्कुल सही बता रही हूँ कि इसे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म। फिर उसके बाद देखो क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स समझिएगा, हर वो चीज जो हर साल की जाती है, जैसे टैक्स क्या किया जाता है, हर साल पे किया जाता है, तो ऐसी चीजें जो हर साल की जाती हैं वो करंट नेचर का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये करंट लायबिलिटी। टैक्स क्योंकि आपको पे करना है, तो ये क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो जाएगा। कितने का हो जाएगा बेटा? 10,000 का। ये एक तो जैसे नमाज स्टार्ट होती है, यहाँ पे कुत्ते एकदम चिल्लाने लग जाते हैं। साउंड आ रहा है ना? और फिर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है ये भी आपका करंट लायबिलिटी ही होता है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो पे करना बाकी है। तो ये 4,000 का हो जा रहा है, 4,000 का ये हो गया। टोटल इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, इसे टोटल कर लेते हैं। ये 46 और 4,000 ये हो जाएगा, तो 50, 60, 70 और 80, टोटल 80,000 हो जा रहा है। 80,000। तो भाई देखो, अब यहाँ के हिसाब से आपको सारी चीजें मिल गई, है ना। यहाँ पे आपको करंट असेट्स भी पता चल गया और करंट लायबिलिटी भी पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू लिख के इसको कैलकुलेट करेंगे। कितना है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 80,000। हाँ 80,000 ये हो गया। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो सारे जीरो 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 कट जाएंगे, तो 4 जीरो कट के, 4 सी से काटोगे तो 4 2 जा 8, 4 सी से काटोगे 4 5 जा 20, और जब 2 से इसे कट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2.5। सर इसको 2 से भी तो कट कर सकते थे, 8 को 4 टाइम और 20 को 10 टाइम्स। हाँ तो बेटा फिर से हमको ज्यादा बार कट करना पड़ता है, तो हमने डायरेक्ट ओके 4 से कट कर दिया, 2 से भी कट हो जाता है। तो ये देखो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 2.1। 2.1 ऊपर है और नीचे आपके क्या हो सकता है, आप एक को एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, आपका रेशियो हो जाएगा 2, एक मिनट, 2.5 इज टू 1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये एकदम इजी सा था। कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा बेटा।
सर हो गया। हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन लगाया जाए। अब इस वाले क्वेश्चन को लगाया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देख रही हो? देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम एक चीज का कैलकुलेशन अभी करेंगे। यहाँ पे देखो करंट रेशियो पूछा हुआ है और क्विक रेशियो भी पूछा हुआ है। तो क्विक रेशियो अभी पढ़ लेंगे हम लोग, मगर सबसे पहले इस पे करंट रेशियो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या हमें हमारा जो अभी करंट रेशियो पढ़ा है वो तुमको ढंग से अच्छे से थोड़ा रिवाइज हो जाए अच्छे तरीके से। चलो अब यहाँ पे देखो तुम्हारे ये क्वेश्चन है, अब इसको आपको लगाना है और करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो है यानी कि आपको हमेशा वही काम करना है कि भाई सबसे पहले आप लिखो, फॉर्मूला लिखोगे करंट रेशियो, और करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मैं एक बार क्वेश्चन आपको जूम करके दिखा देता हूं, आप अपने स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? सर हाँ बेटा, इसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा ना, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल यही रहेगा। और हमें अब यहाँ से ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें करंट असेट्स हैं और कौन करंट लायबिलिटीज है, ठीक है ना? आइए सर आइडेंटिफाई करने वाले में प्रॉब्लम हो रहा है। बेटा, बिल्कुल अभी प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, और 11th में उतने बेहतर तरीके से जब वो फाइनल अकाउंट्स था वहां पे नहीं पढ़ा गया था। फाइनल अकाउंट्स है ना, जो बैलेंस शीट हमें बनाना था वहां पे वो चीजें नहीं हुई थी, इस वजह से दिक्कत हो रही। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते जाओगे ना बेटा, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कम से कम फॉर्मूला याद हो गया, अब आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करते रहोगे तो सारी चीजें पता हो जाएंगी, ठीक है ना? हाँ जी बेटा, चलो अभी सबसे ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमको पता करना है कि करंट असेट्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना? करंट असेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखो सबसे पहले पे आओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो कोई भी ऐसी चीज देखो माइंड में क्लियर करना है कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब फिक्स असेट्स होते हैं, है ना? गुडविल हो गया, ये सब फिक्स असेट्स हैं जो बहुत समय तक चलते हैं। ऐसी चीजें वो जो लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है बिजनेस में, वो फिक्स असेट्स हो जाते हैं। उनको छोड़ के जो 1 साल से रिलेटेड होती है चीजें, हम उनको करंट असेट्स में मानते हैं, ठीक है ना? तो ये बताओ, कैश और कैश इक्विवेलेंट ये करंट असेट्स हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटा? यस। हाँ, तो यहाँ पे हम 10,000 लिख देंगे, 10,000 प्लस। अब दूसरा देखो, ट्रेड रिसीवेबल, हमें याद रखना है ट्रेड रिसीवेबल ये भी क्या हो जाते हैं बेटा, हमेशा हर साल से रिलेटेड होते हैं, करंट असेट्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल आपका कितना है? 71,000, 71,000 हो गया आपका, ठीक है? फिर देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, खुद लिख दिया कि ये शॉर्ट टर्म से है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, करंट असेट्स ही कहलाएगा। हर शॉर्ट टर्म चीजें करंट से रिलेटेड होती है, तो ये कितना हो गया आपका? 20,000 हो गया। ये आपका 20,000 हो गया। फिर उसके बाद देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब बताओ लॉन्ग टर्म, ऐसी चीज जो 1 साल से ज्यादा होती
क्या उसे आप करंट असेट्स मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि 1 साल से रिलेटेड शॉर्ट टर्म नहीं है वो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आ रहा है तुम्हारा बेटा इन्वेंट्री। So inventory क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब आपके बिजनेस में जो स्टॉक होता है ना बेटा, उसी को हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो अब जो इन्वेंट्री होता है एकदम क्लियर माइंड में होना चाहिए बेटा, इन्वेंट्री भी करंट असेट्स ही होता है, ठीक है? ये लगाते लगाते एकदम याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उस चीज का। अब देखो इन्वेंट्री जो है ना, वो 3 तरीके की इन्वेंट्री है, यानी हमारे पास 3 तरीके के स्टॉक इंक्लूड्स है यहाँ पे, ठीक है? कौन कौन से हो गए? एक तो रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल प्लस कीजिएगा 80,000, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। No, sir. फिर फिनिश गुड्स का ये इन्वेंट्री मतलब स्टॉक हमारे पास है, यानी हमने गुड्स बना के तैयार कर लिए और उसने अपनी गोदाम में रखे हुए हैं बना के, तो ये कितने का हो गया? 60,000 का हो गया, ठीक है? अब देखो एक चीज हमें याद करने वाली चीज है, ये आपका लूज एंड टूल्स। ये जो लूज एंड टूल्स होते हैं बेटा, इसे समझिएगा कि ये होता क्या है। 50,000 का है, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लूज एंड टूल जैसे तुम्हारे पास मशीनरी है, तो तुम उसका नट बोल्डू रखे रहोगे, नट बोल्ट होता है वो रखे रहोगे, रिंच अपने पास रखे रहोगे, होता है ना, रिंच, नट बोल्ट। मशीन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं, छोटे छोटे औजार होते हैं, हम उन्हें जब अपने पास रखे होते हैं, वो भी तो एक तरीके की इन्वेंट्री है, मगर वो आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो आप अपने पास बचा के रखते हो, वो एक तरीके का क्या हो जाता है, वो करंट असेट्स, वो कई साल तक यूज होते हैं। तो बताओ ये Liabilities हो जाएगा. नहीं, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। कोई भी चीज जो बहुत साल तक आपके पास बनी रहती है, टिकी रहती है, वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाता है। So उसे ये fixed asset होगा ना? हाँ, तो आप ऐसे मान लीजिए ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म हो गया तो करंट असेट्स में हम हमेशा शॉर्ट टर्म चीजों को इंक्लूड करते हैं। अब जैसे तुम्हारे घर में जैसे पिलास होगा, तो पिलास क्या Yes, हर sir. साल खरीदती हो? No, sir. वो कम से कम 4-5 साल तक पड़ा ही रहता है, उसे यूज आता रहता है ना? तो बताओ Yes, वो sir. क्या हो गया, वो लॉन्ग टर्म हो गया कि शॉर्ट टर्म हो गया? So long term हो जाएगा. लॉन्ग टर्म हो गया। वो क्या है, वो भी एक तरीके का लूज टूल्स है। तो हम भाई अब लॉन्ग टर्म हो गया, वो शॉर्ट टर्म है ही नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं है तो करंट असेट्स नहीं है। एकदम क्लियर हो गया? नहीं. Yes, sir. इसी वजह से लूज टूल्स को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक? लूज टूल्स का मतलब पेचकस हो गया, पिलास हो गया, नट बोल्ट हो गए, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए मशीन के, जो हम अपने पास बचा के रखे रहते। चलो, तो लूज टूल्स को हमने नहीं लिया। फिर देखो ये प्रीपेड एक्सपेंस, 9,000। प्रीपेड मतलब हमने पहले ही अगर कोई एक्सपेंस कर दिए होते, एडवांस पेमेंट कर दिए होते किसी के पास, एडवांस पेमेंट अपने पास लिख लीजिएगा। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब एडवांस पेमेंट। Okay, sir. प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब लिख लो एडवांस पेमेंट। Advance. अब ये बताओ, Okay. तुमने अगर नेक्स्ट मंथ, यानी ये मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मेरे पास फीस तुमने पे कर दी, तो ये बताओ तुम्हारा एक तरीके से वो असेट्स क्रिएट हो गया ना, कि तुम्हें पैसा अब इस मंथ का देना नहीं है और पहले ही पे कर, इस मंथ के लास्ट में तुम्हें पैसा पे करने की जरूरत ही नहीं होगी, तो अब पैसा बचा हुआ है अभी भी। तो ऐसे एडवांस पेमेंट जो होते हैं, इन्हें हम करंट असेट्स मानते हैं। ये चीज लिख लो उसके सामने, एडवांस पेमेंट यानी प्रीपेड एक्सपेंस, और ये क्या हो जाते हैं, करंट असेट्स हो जाते हैं। इसको लिख लो। Current assets. Okay, sir. हो गया ना? तो ये हमारा करंट असेट्स हो गया। अब इसे भी हम लिख देंगे, कितने का है बेटा आपका, 9,000 का। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एक्सपेंस जब एडवांस में कर दिए होते तो जब वो टाइम आता है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो आपका वो असेट्स मान लिया जाता है। फिर ये आपका 9,000 हो गया। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी, ये बताओ
ये 1 साल से रिलेटेड है कि 1 से ज्यादा साल से रिलेटेड है? तो ये मशीनरी तो सर 1 साल से ज्यादा रिलेटेड है, बिल बट प्लांट तो नहीं रिलेटेड हो नहीं नहीं, सकता ना। प्लांट प्लांट मतलब वो हमारे बालकनी में रखने वाला वो पेड़ पौधा वाला प्लांट नहीं है। जब कई सर सारी तो देखो प्लांट का मतलब समझो, जब कई सारी मशीन को हम एक साथ सेट करते हैं और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे तुमको चीनी बनाना है, यानी शुगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, शुगर की फैक्ट्री, तो उसमें एक क्रशिंग वाली मशीन होगी, एक लिक्विड को कलेक्ट करने वाली होगी, एक केमिकल को क्रिएट करने वाली मशीन, और इन सब को एक साथ ऐड कर दिया जाएगा। तो फिर वो क्या, जब कई सारी मशीन हम ऐड कर देते हैं एक साथ, तो वो प्लांट कहलाता है। ठीक है ना? ये आई बात? लॉन्ग टर्म हो जाए। लॉन्ग टर्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया, तो हम करंट असेट्स की जरूरत है तो नहीं इंक्लूड करेंगे। ट्रेड पेबल, ये क्या है, ये करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। पेबल है यानी एक एक्सपेंस टाइप का, और ये करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स भी आपका बेटा खर्च होता है, एक्सपेंस होता है, ये भी आपका करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी उसमें ये भी चला करें। जाएगा, बिल्कुल। और ये जो प्रॉफिट होता है ना, हम प्रॉफिट थोड़ी ना है, हमारा प्रॉफिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना? नोट में क्यों लिख लो। सर? देखो प्रॉफिट क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। प्रॉफिट जो भी होता है, जो ओनर होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ये ओनर की प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो हम इसे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है ना? सर किसी भी क्वेश्चन में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे ना। हाँ हाँ, इसको इंक्लूड नहीं करना, आप लिख लो इट विल बी नॉट इंक्लूडेड। हो गया? तो हमारा ये करंट असेट्स सारे कंप्लीट हो गए। तो करंट असेट्स हमारे टोटल करने पे कितने आ जाएंगे बेटा? ये 71,000, और इससे अगर ऐड करेंगे, देखो ऐसे ऐसे, पहले अगर इसको इससे ऐड करेंगे तो ये 80,000 हो जाएगा, और 80,000 ये हो जाएगा, 20,000 ऐड करेंगे तो 1 लाख वो हो जाएगा, और फिर 1,80,000, और फिर 1 लाख, ये 10,000 90,000, और फिर 60,000 2,50,000 हो जाएगा, ठीक है ना? हमारा हो जाएगा 2,50,000, ठीक। फिर हमारा क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अब देख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा। अभी देखो हमने जो जो चीजें छोड़ के रखी हुई है, देखो हमारा क्या था, ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल 1 लाख था, ठीक है ना? और ट्रेड पेबल के बाद हमारा क्या है, ट्रेड पेबल के बाद है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कितने का है, 25,000 का है ना? ये ऐड कर दीजिए 25,000। फिर हमारा क्या है बेटा, ट्रेड पेबल के बाद है, सर इसको नहीं लेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा है? तो लॉन्ग टर्म फिर से बात करते हैं हम, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म से रिलेटेड लायबिलिटीज, ठीक है ना? इसी वजह से हम लॉन्ग टर्म नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 25,000 ले लिया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा कितने का है, 5,000 का है, 5,000 का, ये हो गया आपका। और कुछ नहीं है बस। अब इसे ऐड करके बता दो कितना हो जाएगा, 1,30,000, 1,30,000। बस अब हमको यहाँ पे लिख देना इसे, हमें असेट्स भी मिल गया, हमको लायबिलिटीज भी मिल गया, हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2,50,000, 2 लाख। सर लायबिलिटीज वाले में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आइडेंटिफाई करने में नहीं समझ में आ रहा है। किस वाले में, लायबिलिटी वाले में? Yes, sir. अच्छा, अब लायबिलिटी में देखो क्या क्या तुमको दिक्कत है, अभी सॉल्व कर देते हैं। देखो लायबिलिटी में क्या होगा, लायबिलिटी का मतलब ये होता है जब कहीं आपको पेमेंट करने वाली चीजें होती है, ठीक है ना? तो ये बताओ, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट को तुम लायबिलिटी मान सकते हो? No, ये सब sir. नहीं मान सकते।
ट्रेड रिसीवेबल, रिसीव करने का सेंस आ रहा है, तो लाइबिलिटी मान सकते हो? नो सर। नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, ये लाइबिलिटी क्रिएट जैसा लग रहा है क्या? नहीं सर, नहीं लग रहा। क्योंकि शॉर्ट टर्म। हाँ, वैसे भी इन्वेस्टमेंट है, आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डिपॉजिट हो जाता है और उस पर पैसे मिलने लगते हैं, तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब आपको पैसा पे करना पड़ेगा, है ना? आप देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी कैसे होगी? फिर ये इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ये तो असेट्स हो जाता है, ये भी उसमें नहीं जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? हम लाइबिलिटीज के तौर पे इनको क्यों नहीं ले रहे हैं? फिर देखो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हम एडवांस में पैसा कहीं पे दे दिए होते हैं, एडवांस पेमेंट, ये एक तरीके का असेट्स ही हो जाता है ना? प्लांट और मशीनरी, ये भी नहीं हो सकता आपका, ये भी असेट्स है आपका। अब देखो ट्रेड पेबल आ गया, अब ट्रेड पेबल यानी आपको पे करने का सेंस आ रहा है, तो ये क्या आ गया? ये लाइबिलिटी हो गई। और लाइबिलिटी कैसी? जैसे आपका ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट टर्म असेट्स होता है, ये ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट टर्म असेट्स होता है, तो ट्रेड पेबल आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो जाएगी ये, ठीक है? इसलिए ये क्या हो गया? आपका करंट लाइबिलिटी। फिर नीचे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, बेटा प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन हर साल किया जाता है। प्रोविजन का मतलब समझिएगा, आपको कोई एक्सपेंस करना है, आप हर साल जब पैसा इकट्ठा करते हो किसी खर्च के लिए, एक्सपेंस के लिए, तो जो पैसा इकट्ठा कर ले रहे हो वही प्रोविजन होता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स को पे करने के लिए हर साल आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो, तो हर साल पैसा कलेक्ट कर रहे हो टैक्स को पे करने के लिए, यानी ऐसी लाइबिलिटी जो हर साल से रिलेटेड है। इस वजह से ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। और देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये आपका एक साल से रिलेटेड ही होता है। ऐसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ऐसा पैसा जो पे करना बाकी है। जैसे तुम्हारा जो किराने वाला होगा, किराने वाले का पैसा पे करना बाकी होगा, तो क्या कहोगे कि किराने वाले का पैसा आउटस्टैंडिंग है, तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई कि नहीं? और ये हमेशा होती है, इस वजह से ये भी आपका करंट लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही मतलब धी जितना पे करने वाला है वो लाइबिलिटीज होता हाँ है। हाँ, बस उस हाँ जितनी भी पे करने वाली चीजें आती हैं वो लाइबिलिटीज हो जाती है, ठीक है ना? और हमको क्या करना है? लॉन्ग टर्म वाली चीजें इंक्लूड ही नहीं करनी है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे ये आ गया। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। 2,50,000 ये हुआ, इसे डिवाइड करेंगे 1,30,000 से, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो सर जीरो से कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो। हाँ ये सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और बेटा जब 13 से 25 को आप डिवाइड करोगे ना, 13 को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये किसी से और से डिवाइड नहीं होगा, तो 13 को 25 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1.92। देखो मोबाइल से भी कैलकुलेट करके देख लो, उतना ही आएगा 1.92। तो हम इसे रेशियो के तौर पे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 1.92:1। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा बेटा। ओके सर।